मोनालिसा के प्यार में अर्थशास्त्र। ये कहानी उस लड़की की है जिसने प्यार तो किया लेकिन अंतिम पड़ाव आने से पहले रास्ते जुदा हो गए। जितना मंजिल के करीब आती मंजिल उतनी ही दूर हो जाती। बहुत फक्र था इसे भी अपने अटूट रिश्ते पर, लेकिन कहते हैं ना कि अगर शिल्पकार की नीयत में ही खोट हो तो पत्थर को वह आकार कौन देगा जिसका वह हकदार है। कुछ ऐसा ही हुआ इस आधे अधूरे प्रेम कहानी की मुख्य किरदार मोनालिसा के साथ। इसके टेढ़े मेढ़े रास्तों, आड़ी तिरछी बल खाती पगडंडियों और छल कपट की भूल भुलैया में जैसे इसका प्यार कहीं भटक गया था। डॉक्टर मोनालिसा घोष की अर्थशास्त्र की क्लास चल रही थी और आज का मुख्य विषय था भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां। अपने बिखरे बालों को संवारते हुए मोनालिसा घोष ने पूछा, कौन बताएगा भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां क्या है। हाथ खड़ा करके मोहन ने कहा, मैम मैं बताऊं। मोनालिसा घोष, नहीं मोहन, तुम बैठ जाओ, मुझे पता है कि आपको इसका उत्तर आता है। आज रुक्मणी मेरे प्रश्नों का जवाब देगी। रीना, मैडम, गरीबी, बेरोजगारी, एक मूल्य वृद्धि, ये वे 3 प्रमुख चुनौतियां हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष सदैव उपस्थित रही और अनेक प्रयासों के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था इन चुनौतियों से अभी तक पूरी तरह से उभर नहीं पाई है। लेकिन देश में नई सरकार आने के बाद भारत की नई आर्थिक स्थिति बनी और अर्थव्यवस्था ने एक नई रफ्तार पकड़ी है, जिसके परिणाम स्वरूप आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया के छठे पायदान पर खड़ी है। इससे और बेहतर करने की एक नई उम्मीद भी जगी है। मोनालिसा घोष, बहुत ही सटीक, सुंदर व प्रभावित करने वाला जवाब। रीना, लगता है आजकल कुछ ज़्यादा ही ध्यान लगाकर अर्थशास्त्र के पन्ने पलट रही हो। इसके लिए अलावा कुछ और भी चुनौतियां हैं जिन पर हम आज विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मोनालिसा घोष से अपनी तारीफ सुनकर रीना फूली नहीं समा रही थी, जिसकी झलक उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। हो भी क्यों ना, इस तरह की प्रशंसा छात्र के अंदर एक नई ऊर्जा, प्रेरणा व प्रोत्साहन का संचार करती है। दूसरी तरफ मोनालिसा घोष की नजरें जाने किस बेचैनी में इधर उधर दौड़ रही थी, लेकिन जिसकी तलाश थी उसके सिवा सब नजर आ रहे थे। थोड़ा सा बेचैन होकर, वो जनाब नजर नहीं आ रहे हो जो प्रेम की रसभरी कविताएं लिखते हैं। इसी बीच कोई हाँफता हुआ दौड़े दौड़े बिना आज्ञा के क्लास के अंदर प्रवेश कर गया और सबसे पीछे वाले डेस्क पर जाकर बैठ गया। उसकी सांसें अभी भी फूल रही थी। वह कोई और नहीं अपितु विक्रम ही था, जिसकी तलाश में मोनालिसा घोष भी बेताब थी। उसको इस हालत में देखकर क्लास में सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। विक्रम की इस हास्यजनक हालत पर मोनालिसा घोष भी अपनी हंसी रोक नहीं पाई और मुस्कुराते हुए कहा, क्यों जनाब, इतना तो मालूम होगा कि जब क्लास चल रही हो तो बिना आज्ञा अंदर आना अनुशासनहीनता का परिचायक है। मैडम की बात सुनते ही विक्रम फुर्ती से उठा और दौड़कर क्लास के बाहर चला जाता है। किसी को समझ नहीं आया कि विक्रम अब कौन सा नया नाटक रचने जा रहा है। क्लास से बाहर जाते ही विक्रम पलटा और जोर से बोला, मैडम क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसका ये लड़कपन देखकर कमरा एक बार फिर जोर के ठहाकों से गूंजायमान हो उठा, जिसकी प्रतिध्वनि बगल वाली क्लास में भी स्पष्ट गूंज रही थी। हंस हंस कर मोनालिसा घोष के पेट में बल पड़ गए थे। फिर रुमाल से अपनी बेकाबू हंसी को रोकते हुए कहा, अंदर आ जाओ और चुपचाप अपना स्थान ग्रहण करो। मोनालिसा घोष, क्यों कवि महोदय, आज ये नया ड्रामा क्या चला रहा है। क्या क्लास में आने में देरी कैसे हुई। विक्रम, मैं आज फिर से दगा दे गई। मोनालिसा घोष, कौन दगा दे गई, प्रेमिका या फिर कोई और। इस बात पर एक बार फिर पूरी क्लास ठहाकों के समंदर में गोते लगा रही थी। विक्रम, मैम आप गलत समझ रही हैं, मेरी बाइक पंक्चर हो गई थी। रही प्रेमिका, फिलहाल तो कोई नहीं, जिस दिन मिल जाएगी सबसे पहले आपको ही खबर करूंगा। क्लास में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का हंस हंसकर बुरा हाल हुआ जा रहा था। मोनालिसा घोष को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस बुद्धि की डोर को किस छोर से पकड़ा जाए। कुछ पल चुप रही और फिर ठिठोली के मूड में आते हुए बोली, तो जनाब की बाइक प्रेमिका की तलाश करते करते पंक्चर हो गई। क्यों, सही कहा है ना मैंने। कवि महोदय, इस जहां में तुम अकेले नहीं हो जिनकी बाइक प्रेम गली के चक्कर काटते काटते पंक्चर हो। तुमसे पहले भी बड़े बड़े धुरंधर खिलाड़ी इस खेल में अपने हुनर को आजमाते हुए अपनी बाइक पंक्चर करा चुके हैं
और कुछ दीवानों की तो जिंदगी ही पंक्चर हो गई। मेरे प्रिय छात्र, यदि आपकी वर्तमान दशा का व्यंग्यात्मक विश्लेषण किया जाए तो आसानी से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि इस जहां में कुछ और भी है करने को, इश्क के सिवा। और भी सरल शब्दों में कहूँ तो तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। मोनालिसा घोष की बातों में सभी छात्र छात्राएं कुछ इस तरह खो गए थे जैसे आसमान में काली घटाओं को देखकर आषाढ़ माह में चातक मचलने लगता है। क्लास में हर कोई ये महसूस कर रहा था जैसे कोयल अपनी मधुर वाणी का मीठा रस उनके कानों में घोल रही हो। फिर एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बातें आगे बढ़ाई। इस खेल का अपना ना तो कोई संविधान होता है और ना ही कोई नियम। इस मंजिल को पाने वाले दीवानों की लंबी कतार होती है। इस खेल में भाग लेने वाला हर खिलाड़ी इस मंजिल को सबसे पहले छू लेना चाहता है। अंधी दौड़ में सब पागल हैं, दीवाने हैं, क्योंकि मंजिल तो दो कश्तियों में तो सवार हो नहीं सकती। इसलिए जो भी इसे पाता है वह तकदीर का शुक्रिया अदा करता है, और नाकाम दीवाने इसे बेवफाई का नाम देकर खुद को तसल्ली देते हैं। डॉक्टर मोनालिसा घोष की क्लास का वातावरण ही ऐसा होता था कि ये अर्थशास्त्र की क्लास नहीं बल्कि प्रेम दर्शनास्त्र की पाठशाला हो, जिसके वायुमंडल में चहुँ दिशाओं में प्रेम और वात्सल्य की गंध महक रही हो। मन के अंदर उमड़ रही उत्सुकता को उजागर करते हुए आखिरकार उर्वशी ने पूछ ही लिया, मैम लगता है आप भी कभी किसी की मंजिल जरूर रही होंगी। इस दर्द की टीस आज भी कितनी गहरी होगी, ये आपकी बातों से प्रतीत होता है। क्या आपने भी कभी प्यार किया है? मोनालिसा घोष को अभी तक बहुत ही सरल और सहज वातावरण में अपनी मधुर वाणी से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किए हुए थी। उर्वशी की बात सुनकर एकाएक सकपका गई, चेहरे पर गंभीर रेखाएं उभर आई थी। हाँ उर्वशी, तुम ठीक कहती हो। उस दर्द की टीस आज भी भीतर ही भीतर मेरे जिस्म और रूह को कचोट रही है। उसे जितना भूलना चाहती हूँ उतना ही करीब आ जाता है। कुछ पलों के लिए सब चुप थे। एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। क्लास के हर कोने में सबके चेहरों पर गहरी खामोशी छा गई थी। सभी छात्र छात्राएं मोनालिसा घोष की आपबीती सुनने को उत्सुक व बेकरार हुए जा रहे थे। एक लंबी गहरी सांस लेते हुए मोनालिसा घोष दूर कहीं अपने अतीत की असीम गहराइयों में खो गई। फिर धीरे धीरे उस किताब से धूल की परतें हटाकर उसके पन्ने पलटते हुए कहने लगी, बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक कॉलेज में आप ही की तरह बीए इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर रही थी। आप ही की तरह मेरी आंखों में भी कुछ सपने जन्म ले रहे थे। आसमां को छूने की प्रबल इच्छा मन में पल रही थी। जिंदगी में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास अभिलाषाओं के सागर में हिलोरे मारकर अक्सर मुझे गुदगुदाते थे। मेरे कॉलेज का ही अभिमन्यु नाम का एक लड़का अचानक एक दिन मेरी जिंदगी में आया और मेरा ही होकर रह गया था। मेरे सपनों की उड़ान और भी ऊंची होती गई। हम अक्सर हर सोमवार प्रातः शिव मंदिर के पास मिला करते थे। शिव जी के दर्शन करने के बाद ही वहीं एक खूबसूरत पार्क में बैठकर अपने दिल की बातें साझा किया करते थे। इस दौरान हम दोनों कई बार क्लास में देरी से भी पहुंचते थे। एक दिन अभिमन्यु जब क्लास में देरी से पहुंचा तो प्रोफेसर बंसल ने उसे देरी से आने का कारण जानना चाहा। उसने तपाक से जवाब दिया कि उसकी मोटरसाइकिल रास्ते में पंक्चर हो गई थी। उस दिन तो बहाना काम कर गया, लेकिन हर रोज तो बाइक पंक्चर नहीं हो सकती थी। उस दिन प्रातः के लगभग 8 बजे होंगे जब हम दोनों शिव मंदिर से बाहर निकलकर पार्क में बैठने जा ही रहे थे, तो उसी वक्त प्रोफेसर बंसल भी शिव मंदिर से बाहर निकल रहे थे। उन्होंने हमें पार्क के अंदर जाते हुए देख लिया था, लेकिन कहा कुछ नहीं। आज क्लास में पहुंचते ही प्रोफेसर बंसल की नजरें सबसे पहले अभिमन्यु को ढूंढने लगी। नजर तो तब आते जनाब जब क्लास में उपस्थित होते। कुछ ही देर में अभिमन्यु हाँफता हुआ क्लास में प्रवेश करता है तो प्रोफेसर बंसल ने कहा कि बाइक पंक्चर हो गई थी क्या? जवाब में अभिमन्यु ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन अगले ही क्षण पूछ बैठा कि उनको कैसे मालूम। मुस्कुराते हुए प्रोफेसर ने शिव मंदिर वाली बात का जिक्र करते हुए कहा कि ठीक उसी स्थल पर कभी उनकी बाइक भी पंक्चर हो जाया करती थी, जैसे अभिमन्यु की। ज्यों ज्यों समय बीतता गया हम एक दूजे के काफी करीब आ चुके थे। लंबी मुलाकातों का अनंत सिलसिला अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। कॉलेज में हमारी मित्र मंडली हम दोनों को कालिदास और मल्लिका नाम से ही संबोधित करती थी। हमारे इस रिश्ते की चर्चा अब हमारे घरों में भी होने लगी थी। इस तरह पलक झपकते ही कॉलेज के 3 साल कैसे गुजर गए इसका एहसास ही नहीं हुआ। अभिमन्यु का एकमात्र लक्ष्य था भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना, जबकि मेरा लक्ष्य था अर्थशास्त्र का प्रोफेसर बनना। भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए वह
मेरे ऊपर अनुचित दबाव बनाने लगा था। प्रारंभ में तो मैं अभिमन्यु के इस निर्णय का पुरजोर विरोध करती रही, लेकिन फिर ये ख्याल भी आया कि इस रिश्ते की खातिर इतनी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। अपने ख्वाब को कुचलकर मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा की तैयारी में जुट गई। भारतीय प्रशासनिक सेवा की लिखित परीक्षा में सफल होने के तुरंत बाद हम दोनों इसके इंटरव्यू की तैयारी की कोचिंग लेने लगे। मुझे आज भी आषाढ़ की वह भीगी सी अलसाई शाम याद है, जब हम दिल्ली में चाणक्यपुरी के पास नेहरू पार्क में खुले धवल आकाश तले बैठकर जिंदगी के ताने बाने बुन रहे थे। कुछ ही देर में आसमान में बिजलियां कौंधने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट से वातावरण गुंजामय हो उठा था। बादलों के नयनों से झरझर गिरते रिमझिम मोती प्यासी धरती को शोभायमान कर रहे थे। गुलाब की कलियां बारिश की बूंदों की छुअन से मचल रही थी। आषाढ़ की उस सुहानी रिमझिम शाम के सुनहरे पल आज भी मेरी आंखों में कैद है। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और अभिमन्यु की ये आखिरी व अंतिम मुलाकात होगी, मगर भाग्य और वक्त के आगे इंसान हमेशा स्वयं को लाचार पाता है। इस सत्य का अनुभव मुझे इसके बाद ही हुआ था। कुछ दिनों के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा का जब अंतिम परिणाम आया तो एक तरफ इस बात की खुशी थी कि अभिमन्यु सफल होकर अपनी मंजिल पाकर अति आनंदित था, तो दूसरी तरफ मेरी असफलता ने अभिमन्यु के लिए मुझसे दूर होने के सारे कपाट खोल दिए थे। जाने क्यों ये एहसास मुझे बार बार कचोट रहा था कि अभिमन्यु को मेरी नाकामयाबी पर कोई अफसोस नहीं था। शायद हमारे रिश्ते में उसी पल से अवरोध उत्पन्न होने शुरू हो गए थे। अभिमन्यु मसूरी में प्रशिक्षण के लिए रवाना हो गया। मैंने उसे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, मगर हर बार निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद जैसे हमारी बातों का सिलसिला हमेशा हमेशा के लिए टूट चुका था। मैं अंदर से पूरी तरह बिखर चुकी थी। बहुत प्रयास किए पुराने लम्हों को भुलाने की, किंतु सब व्यर्थ। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर उतरने लगी। एक दिन मुझे एक मेल मिला जो अभिमन्यु की तरफ से भेजा गया था। मेल में अभिमन्यु ने लिखा था, मैं अभी मसूरी में प्रशिक्षण ले रहा हूँ। प्रशिक्षण के दौरान ही मेरी मुलाकात कामिनी से हुई, जो मेरे ही बैच में की है। हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है और अगले महीने हम शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। तुम तो जानती ही हो कि मेरी इच्छा भी यही थी कि यदि मैं आईएएस बन गया तो जीवन संगनी भी आईएएस ही चुनूंगा। हो सके तो मुझे भूल जाना। अभिमन्यु के इस मेल ने मेरे पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा कर दिया था। मुझे अंदर से बहुत बुरी तरह झंझोड़ कर रख दिया था। इस बुरे वक्त से छुटकारा पाने में मुझे अपने परिवार का पूरा सहयोग मिला। एक दिन सोने से पहले मेरे पिता मेरे पास आए और बहुत भावुक होकर बोले कि मेरी शेरनी ने आगे क्या सोचा है। मैं मन ही मन तो तय कर चुकी थी कि किसी भी कीमत पर एक बार आईएएस जरूर बनना है, लेकिन ज्वाइन नहीं करूंगी। दूसरी तरफ अपने पुराने लक्ष्य अर्थशास्त्र का प्रोफेसर बनना को फिर से जिंदा करूंगी। अब यही मेरी जिद है, यही मेरा जुनून था। अपने इस निर्णय से जब मैंने अपने पिता को अवगत कराया तो उनकी आंखों से अनायास ही गर्व के आंसू छलक रहे थे। मैंने उनके टपकते हुए आंसुओं को अपने दुपट्टे से पोंछते हुए कहा था कि बाबा, ये आंसू नहीं, अनमोल मोती है। इन मोतियों को तब तक संभाल कर रखिए जब तक मैं इस घर से विदा नहीं हो जाती। उस दिन बहुत काम आएंगे। अपने दृढ़ व अटल संकल्प के साथ मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी में एक बार फिर से दिन रात जुट गई। लिखित परीक्षा में सफल होने के पश्चात इंटरव्यू की तैयारी करने लगी थी। आज आईएएस परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित होना था, सो मैं आज अपने माता पिता के साथ सुबह भगवान के दर्शन के लिए मंदिर गई। मुझसे अधिक विश्वास मेरे पिता को था कि इस बार मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। विश्वास तो मुझे भी पूरा था। चिंता थी तो बस रैंक की। वैसे भी ज्वाइन तो करना नहीं था, तो रैंक को लेकर भी खास परेशानी नहीं थी। आईएएस में सफल होकर सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु के अहंकार के किले को ढहाना था। इंतजार खत्म हुआ और शाम को आईएएस का परिणाम भी घोषित हो गया। आज मुझे एक आईएएस अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। मेरे माता पिता की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। आखिर हुआ भी वही जो सोचा था। कहते हैं कि अगर इंसान के हौसलों की उड़ान को जिद और जुनून के पंख लग जाए तो सफलता भी उसकी ही हो जाती है। मेरे साथ भी जैसे ही यही हुआ था। मेरे आईएएस की सफलता की खबर शायद अभिमन्यु तक पहुंच चुकी थी। इस बात का अंदाजा लगाना तो मुश्किल था कि इस खबर से उसे खुशी मिली या हताशा, मगर एक बात जरूर मालूम हुई थी कि उसे अब मेरी
कमी खल रही थी, जिसका पता मुझे उसके एक मेल से पता चला था। उस मेल में उसने लिखा था, मोना, आईएएस की सफलता पर आपको ढेरों बधाइयाँ। मुझे माफ़ करना, मैंने अकारण ही तुम्हारी क्षमता, काबिलियत और सामर्थ्य पर संदेह किया था। उसके लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। मैं और कामिनी हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। मेरी ज़िंदगी में आज भी तुम्हारा वही स्थान है जो पहले कभी था। तुम चाहो तो हम एक बार फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं। जिस इंसान ने सफलता के दम में अपने पहले प्यार को ही ठुकरा दिया हो, उसके मेल का जवाब देना मैंने उस पल उचित नहीं समझा। जिस कामिनी के लिए अभिमन्यु ने मुझे ठुकरा दिया था, उसे आज उसकी सज़ा मिल चुकी थी। इंसान की फितरत भी कितनी अजीब होती है कि शतरंज के खेल में हर चाल अपनी ज़रूरत के हिसाब से चलता है। अगर ये छोटी सी कहानी पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। इस छोटी सी कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।